हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 56वीं से 59वीं बीपीएससी का पेपर जो कि 2015 में हुआ था उसका कंप्लीट हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर 2014 को। भारत के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर 2014 को देश की पहली राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये समाज के गरीब और वंचित तबके को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ उपलब्ध कराना था। भारत सरकार ने वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SAGY, की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 2016 तक एक गांव और 2019 तक दो और गांव यानी कुल 3 गांव को गोद लेकर उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना था। नेक्स्ट है, 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 2014 में। 11वीं मेट्रोपोलिस वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि महानगर कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर 2014 को हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ पे किया गया था। इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो थीम था वो था सिटीज़ फॉर ऑल, सभी के लिए शहर। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास 2014 का आयोजन 17 से 30 सितंबर 2014 के दौरान उत्तराखंड के रानीखेत के पास एक जगह है चौभटिया, वहाँ पे किया गया था। याद रखना है कि युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक वार्षिक थल सेना अभ्यास है जो बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। अमेरिका के साथ और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे कि वज्र प्रहार ये विशेष बल अभ्यास है। फिर उसके बाद है कोप इंडिया, ये वायुसेना अभ्यास है। एक होता है मालाबार, यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया देश भी यानी कि क्वाड वाले देश भी शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK, राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। बसपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी 0 सीट पर सिमट गई थी। तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ ये भी फैक्ट याद रखना है कि 16वीं लोकसभा चुनाव में BJP ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर S पिल्लई को। तो उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर A शिवथनु पिल्लई को वर्ष 2014 के लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना का जनक और ब्रह्मोस एयरोस्पेस का संस्थापक CEO माना जाता है। ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? तो यह भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। भारत सरकार ने फरवरी 2014 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में
फरवरी में गठित हुआ और नवंबर 2015 में इसे सौंपी थी रिपोर्ट को, जिसकी सिफारिश जो थी 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। तो देखिए फरवरी 2014 में गठित हुआ, 2015 नवंबर में ये अपनी रिपोर्ट बनाई और 1 जनवरी 2016 को इन्होंने ये जो रिपोर्ट में इन्होंने सुझाव दिए थे उसको लागू किया गया। हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे कि भारत में पहला वेतन आयोग कब गठित किया गया था, तो ये 1946 में श्रीनिवास वर्दाचारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? यह है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से संबंधित है। ये दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म जिसका नाम था निर्भया कांड, इसके बाद केंद्र सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और बलात्कार विरोधी कड़े कानून बनाने के सुझाव देने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने जनवरी 2013 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 40। बिहार राज्य से लोकसभा यानी निम्न सदन के लिए कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। सीटों की संख्या के मामले में यूपी के पास कितना है? 80 है, और महाराष्ट्र के पास कितना है? तो 48, और उसके बाद आता है बिहार जिसके पास है 40। ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीट के मामले में। बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की तो ये है 16 सीटें हैं। फिर विधानसभा यानी कि MLA के वाली सीट कितनी है? 243, और विधान परिषद यानी MLC वाले सीटें कितनी हैं? तो ये है 75। बिहार में ध्यान रखना है कि द्विसदनीय विधायिका है, विधान परिषद और विधानसभा। यहाँ पे विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16, ये ध्यान रखना है। इसके साथ एक और फैक्ट याद रखना है कि लोकसभा में बिहार की 40 सीटों में से 6 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं, और ये कौन कौन सी जगह हैं? तो ये है एक हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, गोपालगंज, उसके बाद सासाराम और जमुई। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, ये ध्यान रखना है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छठ पूजा। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का सबसे अनूठा, पवित्र और मुख्य लोक पर्व है। यह त्यौहार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा यानी कि छठी मैया को समर्पित है। इसमें अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए और उदीयमान यानी उगते हुए सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है, जो पूरी दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी परंपरा है। तो ये मनाया कब जाता है? तो यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ से सप्तमी तक अत्यंत कड़े नियमों और शुद्धता के साथ ये मनाया जाता है। बिहार के अन्य प्रमुख लोक त्यौहार में याद रखना है कि एक होता है सामा चकेवा, एक है मधु श्रावणी जो कि मिथिलांचल क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है, और है जिउतिया भी लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पैट्रिक मोडियानो। वर्ष 2014 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक पैट्रिक मोडियानो को दिया गया था। उन्होंने ये पुरस्कार उनकी कला के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी जीवन की यादों और मानवीय नियति को उकेरने के लिए दिया गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इन्हें संयुक्त रूप से 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ना कि साहित्य के लिए। इनको मिला था शांति पुरस्कार नोबेल का। बाकी ये जो जीन टिरोले हैं, इन्हें 2014 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। एक और फैक्ट याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी ने ही भारत में एक अभियान चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन, ये उनके संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? किसने पहले दिया है? तो इसका आंसर का ऑप्शन है स्वीडन। 30 अक्टूबर 2014 को स्वीडन आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला और यूरोपीय यूनियन का पहला सदस्य देश बना था। हालांकि कुछ पूर्वी यूरोपीय देश जैसे कि पोलैंड, हंगरी और रोमानिया ने
यूरोपीय संघ में शामिल होने से पहले ही फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी थी, लेकिन यूरोपीय संघ का सदस्य रहते हुए आधिकारिक रूप से ऐसा करने वाला स्वीडन ही पहला देश था। और याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में फ़िलिस्तीन को वर्तमान में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त है, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। जनवरी 2014 में संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने देश की सभी राष्ट्रीय वयस्क पुरुषों जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष है, इनके लिए अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने के लिए कानून को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था इजरायल, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जैसे देश में बहुत पहले से लागू है, लेकिन खाड़ी देशों में यूएई ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसे 2014 में अपनाया है। इस अनिवार्य सेवा को नेशनल सर्विस कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 विषय है, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 का सी, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का जो मुख्य विषय है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन से संबंधित है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका में 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मालिया और साशा ओबामा, केंडाल और किली जेनर और मलाला यूसुफजई। प्रसिद्ध जो अमेरिकी मैगजीन है टाइम, इन्होंने 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीन्स ऑफ 2014 की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बेटियां ये हैं मालिया और साशा ओबामा, उसके बाद रियलिटी टीवी स्टार्स केंडल और काइली जेनर और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, इन सभी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, 7वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होना प्रस्तावित है 2015 में, तो ये कहाँ पे प्रस्तावित था? तो ये यूफा, रूस में। 2015 में 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के यूफा शहर में 8 से 9 जुलाई 2015 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था। ये ध्यान रखना है, जो ब्रिक्स का इतिहास है, इस संगठन की स्थापना हुई थी 2006 में। पहले बना था ब्रिक यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। उसके बाद 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके ब्रिक्स बना दिया गया। ये 2006 में था ब्रिक, 2010 में क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। भारत, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। हाल के वर्षों में ब्रिक्स का बड़ा विस्तार हुआ है। 1 जनवरी 2014 से इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात आधिकारिक तौर पर नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, वर्तमान में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस भी कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी इस फैक्ट को देख लीजिए, 10 दिसंबर को क्या होता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। उसके बाद 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके बाद 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दोनों ही मनाया जाता है। विश्व शौचालय, वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस, और इसके साथ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि ये एक क्या है? ये एक एनजीओ है जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार के संरक्षण, उसके दुर्व्यवहार को रोकने और न्याय के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में लंदन में पीटर बेनेंसन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। इस संगठन को मानवाधिकार की रक्षा के लिए किए गए प्रयास हेतु वर्ष 1977 में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। 1977 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था।
नेक्स्ट है, अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए ये नामांकित हुआ है। ये 3 वर्ष के लिए वो दोबारा चुना गया है, पहले भी चुना गया था, 2015 से 17 के लिए फिलहाल चुना गया था, हालांकि अभी ये हट गया है। ये जो इकोसोक है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों से एक है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना और नीतिगत सिफारिश तैयार करना होता है। इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 54 सदस्य देश, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और प्रतिवर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए। तो किसके लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए। तो 16 अक्टूबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यानी 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2016 के लिए नॉन परमानेंट यानी गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना था। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसमें से P5 यानी कि 5 परमानेंट होते हैं। कौन कौन? अमेरिका, USA, UK, ब्रिटेन है, फ्रांस, रूस और चीन। 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 ये हो गए, 10 गैर नॉन परमानेंट, जिन्हें 2-2 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। वर्ष 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक में मेजबान देश रूस ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। रूस ने कुल 33 पदक जीते थे, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण 13 स्वर्ण शामिल थे, इसमें 13 गोल्ड मेडल शामिल थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरी एंडरसन। ये कोरे CORE कोरी एंडरसन, ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2014 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए मात्र 36 गेंद में एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया था। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जो कि 37 गेंद में शतक बनाया था, उस 17 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। हालांकि कोरी एंडरसन का ये रिकॉर्ड भी अगले साल टूट गया। दक्षिण अफ्रीका की AB डिविलियर्स ने 2015 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही मात्र 31 बॉल में वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया था। AB डिविलियर्स ने 31 गेंद में, कोरी एंडरसन ने 36 गेंद में और शाहिद अफरीदी ने 37 गेंद में। नेक्स्ट है, चैंपियंस लीग T20 2014 का विजेता कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स भारत। चैंपियंस लीग T20 2014 के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर यानी KKR को हराकर ये खिताब जीता था। यह मैच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें सुरेश रैना ने शानदार शतक बनाया था। नेक्स्ट है, 17वें एशियन गेम्स 2014 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वां। 17वें एशियाई खेल दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत को कुल 57 पदक हासिल हुए। 11 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 37 ब्रॉन्ज मेडल थे यानी कांस्य पदक थे। चीन इस तालिका में पहले स्थान पर था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 17वें एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, योगेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट है, किसे अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कॉम्पिटिशन 2014 जीता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लीना। इन सब क्वेश्चंस को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब पुराने करंट अफेयर्स हैं। मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, तो 150 क्वेश्चंस कराने का टारगेट है, तो इसलिए मैं इन सभी को करा रहा हूँ। बस आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सैफ टूर्नामेंट 2013 का विजेता कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। तो सैफ का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2013 का जो आयोजन हुआ था, ये नेपाल में हुआ था। इसके फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 2-0 से हराकर पहली बार ये फुटबॉल खिताब जीता था। इसके साथ ये भी याद रखना कि भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है। भारत ने अब तक 9 बार सैफ चैंपियनशिप
का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही ने भारत में कुवैत को हराकर सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी जीता था। नेक्स्ट है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। इसके तहत 15 लाख रुपए की राशि और अर्जुन कांस्य प्रतिमा दी जाती है। हालांकि अब इसका नाम जो है, एक और इसके साथ याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसका पूर्व नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी शुरुआत 1991 से 92 के बीच की गई थी। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोल्फ से संबंधित है। कुछ इससे संबंधित कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं आप कि इसके अतिरिक्त वॉकर और राइडर कप भी गोल्फ कप के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कप हैं। कौन कौन से? एक है वॉकर कप और राइडर कप। और हॉकी के साथ, हॉकी वाला भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में ये पूछ सकता है। इसमें है सुल्तान अजलान शाह कप, एक है आगा खां कप, उसके बाद है ध्यानचंद ट्रॉफी। ये है हॉकी का। क्रिकेट का तो आपको पता ही है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएच सीरीज। उसके बाद फुटबॉल का याद रख सकते हैं, फुटबॉल का कौन कौन सा है? एक है डूरंड कप भारत का सबसे ये पुराना कप है, मतलब सीरीज है ये। और एक है संतोष ट्रॉफी और फीफा विश्व कप, इसके साथ आप जानते ही हैं, फीफा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। तो वी.ए. स्मिथ का फुल फॉर्म है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार और कला के समीक्षक थे, न कि पुरातत्वविद। उन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, जबकि आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। के.एन. दीक्षित यानी कि काशीनाथ नारायण दीक्षित और एम.एस. वत्स यानी कि माधव स्वरूप वत्स भी सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन और सर्वेक्षण के गहराई से जुड़े हुए हैं। देखिए, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। ये फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है। ये किस तट पर है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर है। ये कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और इस पूरी सभ्यता का महानिदेशक कौन था? तो उस समय सर जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। ज्ञान यानी कि बोधिसत्व प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। बौद्ध ग्रंथ में इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण भी इससे संबंधित है। ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था कुशीनगर, जो कि मल्ल गणराज की राजधानी थी। वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? तो इन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, सबसे ज़्यादा बार। यहाँ जो वैशाली है, ये वैशाली में बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। और ये जो पावापुरी है, पावापुरी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है, मतलब यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को उनके असाधारण सैन्य सफलताओं और विजयी अभियानों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? तो विंसेंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 और दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। आर्यावर्त यानी कि नॉर्थ इंडिया के 9 और
दक्षिणा पथ यानी कि साउथ इंडिया के 12 शासकों को पराजित किया था और वो अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। इससे संबंधित एक और चीज़ है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। इनके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, तो उसे कविराज की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेन लिखा है लेकिन एक्चुअल में इसको ऐसे लिखेंगे वेनसांग। तो चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, जो कि 606 से 647 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की थी। वो भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा था? तो 15 वर्षों तक रहा था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी। अपनी यात्रा का विवरण उसने एक पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है सी यू और की। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ये भी फैक्ट याद रखना है, यात्रियों का राजकुमार। और इसे शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि। कुछ इसी से संबंधित फैक्ट याद रख सकते हैं कि एक था फाहयान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत आया था और इसने एक पुस्तक ली थी जिसका नाम था फोको की। और इसके बाद एक और चीनी यात्री था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला एक अन्य चीनी यात्री था, इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा माना जाता है कि इसे एक प्राचीन संस्कृत विद्यालय जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था, इसको तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया था। इसके साथ और 2 चीज़ें याद रख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ऐबक को उसकी अत्यधिक उदारता और दानशीलता के कारण इसको क्या बोलते थे? तो इसको लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। नेक्स्ट है तुनुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुनुक नहीं है, ये तुजुक ए बाबरी है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, मूल रूप से बाबर की मातृभाषा चागताई तुर्क में लिखी गई थी। बाबर मुगल वंश का एक ऐसा शासक था जो एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ उच्च कोटि का लेखक भी था। अकबर के शासनकाल के दौरान तो अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक ए बाबरी का तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना गया। ध्यान रहे कि मुगलों की जो आधिकारिक या दरबारी राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन ये किताब अपवाद स्वरूप तुर्की में लिखी गई थी, इसलिए एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हकीम खान। 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी ने किया था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व जयपुर के राजा मान सिंह और आसफ खान ने किया था। युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक ने अदम्य साहस दिखाया था और महाराणा प्रताप के घायल होने पर झालामान ने उनका मुकुट पहनकर युद्ध लड़ा ताकि राणा सुरक्षित निकल सके। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया था। किसके द्वारा? तो गंगा भट्ट के द्वारा, और रायगढ़ को ही अपने मराठा साम्राज्य का आधिकारिक राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और यह भारत के संवैधानिक विकास का पहला लिखित कदम था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसी एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के प्रसिद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल, जिसका 1856 से 1862 था। इस विद्रोह के सफलतापूर्वक दमन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। नेक्स्ट है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया और इसी समय अपनी एक स्टेटमेंट दिया था कि ये हिमालय जैसी उनकी भूल थी। आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ये भी ध्यान रखना है कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर आधिकारिक रूप से आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। 12 फरवरी कांड हुआ था 4 या 5 फरवरी को और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 में तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसके द्वारा बंगाल विभाजन जो किया गया था, इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इस आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया था। इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था और उन्हें अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। बंगाल विभाजन को अंततः वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय पूछा है। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी। वे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछे जाने पर उत्तर हमारा क्या होगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है और वे आज़ादी के बाद भारत के किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ये भी सवाल पूछ देता है। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने स्टुअर्टगार्ड, जो कि जर्मनी में है, वहाँ 22 अगस्त 1907 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रारंभिक तिरंगा झंडा फहराया था। मैडम कामा को भारतीय क्रांति की माता के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। उनके द्वारा जो झंडा फहराया गया था, उस झंडे में हरा, पीला और लाल रंग था, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। वे लंबे समय तक पेरिस और लंदन में रहकर भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करती रही थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। प्राचीन भारत के महान बौद्ध शिक्षण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी के मध्य में किया था। विनाश किसने किया था? तो 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और इसकी विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। यहाँ पे जो धर्मपाल दिया है,
इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भागलपुर बिहार में, जो कि वर्तमान में उस समय था। और एक और थे गोपाल, जिन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उदंतपुरी। तो ये ध्यान रखना है, गोपाल ने उदंतपुरी, धर्मपाल ने विक्रमशिला और कुमारगुप्त ने नालंदा। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया था, ओगु नाकू विधर्म, ये बस याद रख सकते हैं। उदंतपुरी गोपाल ने, नालंदा कुमारगुप्त ने, विक्रमशिला धर्मपाल ने, ओगु नाकू विधर्म। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन ए चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। यहाँ के किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे तीनकठिया पद्धति कहा जाता था। तीनकठिया पद्धति कहा जाता था। गांधी जी का हस्तक्षेप के बाद अंग्रेजों को यह व्यवस्था समाप्त करनी पड़ी थी। इससे संबंधित एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ल का इससे नाम जुड़ा हुआ है काफ़ी। बिहार के इस किसान नेता ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, राजकुमार शुक्ल जी ने। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। किसको? गांधी जी को। कब? चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने बताया था कि मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था और उस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी। विष्णुगुप्त ने राजनीति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। प्लिनी का एक है नेचुरल हिस्टोरी का, इतिहास पर इसने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के ये 10वें गुरु थे और अंतिम भी कह सकते हैं, अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में बिहार में हुआ था। उनके जन्म स्थान को आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में से एक है। गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे। कौन कौन से? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। कृपाण का मतलब तलवार। इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का अस्थायी गुरु घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन होगा चित्तरंजन दास। 1922 में कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद हो गया था। एक और चीज़ याद रखना है इसके साथ कि गया अधिवेशन में प्रस्ताव खारिज होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बिहार में कांग्रेस के अन्य अधिवेशनों में याद रखना है कि पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, जो कि पटना में है, हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। पहला 1912 में बांकीपुर में आर.एन. मुधोलकर ने अध्यक्षता की थी। दूसरा 1922 में गया में चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को आदरपूर्वक लोकनायक यानी कि लोगों के नेता कहा जाता है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया था और आज़ादी के बाद 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्होंने मरणोपरांत इन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मान किया गया था। कब? 1999 को, पॉस्ट्यूमसली यानी कि मरने के बाद। यहाँ पे जो लोग मान्य है तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है
और लोक हितवादी महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे एक गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, इनका नाम था लोक हितवादी। नेक्स्ट है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो देश पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कनाडा है। इसकी कुल तटीय रेखा की लंबाई जो है वो है 202,080 किलोमीटर। कनाडा 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, कौन कौन से, अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। भारत के संदर्भ में याद रखना है कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रश्न है वो 2014 से 15 के बीच का है, तो इसके अनुसार दिए गए विकल्प में यूएसए था, लेकिन भूगोल के इस प्रकार के खनिज आंकड़ों को हमेशा वर्तमान संदर्भ में ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में विश्व में एल्युमिनियम और उसके ऑक्साइड अयस्क जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चीन है, जो वैश्विक उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है, पहला चीन, दूसरा भारत। नेक्स्ट है पेनाइन जो कि यूरोप में है, ऑपलेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में है। ये किसका उदाहरण है, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, ऑप्शन होगा इसका बी। आप अरावली से ही अनुमान लगा सकते थे, बाकी दो अगर आपको ना भी पता हो तब भी। ये सभी पुरानी पर्वत श्रृंखला के यानी प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जो वर्तमान में अपर्दन या क्षरण के कारण अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचे हुए हैं। भारत की जो अरावली श्रेणी है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर, जो कि कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। और इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए रॉटरडैम, तो रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। उसके बाद है पेरिस, तो पेरिस जो है वो सीन नदी जो कि फ्रांस की राजधानी है, पेरिस वो सीन नदी के किनारे बसी हुई है। बुदापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और वाशिंगटन जो कि अमेरिका की राजधानी है वो है पोटोमैक नदी के किनारे। हमेशा याद रखना है कि राइन नदी है, इसे यूरोप की कोयला नदी या सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग भी कहा जाता है। और जो डेन्यूब नदी है, ये डेन्यूब यह यूरोप की एकमात्र ऐसी नदी है जो कई देशों की राजधानी है जैसे कि वियना, बुदापेस्ट और बेलग्रेड से होकर गुजरती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन सी लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन विश्व में धातुओं विशेष करके अलौह धातु जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, सीसा और भी इसके व्यापार का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र है। यह स्थित यहाँ पर जो एक जगह है लंदन मेटल एक्सचेंज, ये दुनिया का सबसे प्रमुख और पुराना औद्योगिक धातु व्यापार मंच है। ये जोहान्सबर्ग जो दिया है ये दक्षिण अफ्रीका को विश्व की स्वर्ण नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोने का खनन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन व्यापारिक विनिमय का मुख्य केंद्र लंदन ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों ए और बी कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, और उसके बाद है महानदी कृष्णा और कावेरी। तो भारत की अधिकांश प्रमुख नदियाँ पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें उत्तर भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, महानदी और कृष्णा और कावेरी शामिल हैं। ये नदियाँ मुहाने पर विशालतम डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे जो नर्मदा और ताप्ती दिया है ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और जो लूनी नदी है ये कच्छकरण में ही विलीन हो जाती है, ये तो समुद्र के पास पहुँचती भी नहीं है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा असम के दिग्बोई में। भारत में सबसे पहला और सबसे पुराना व्यावसायिक तेल का कुआं और भंडार असम के दिग्बोई में स्थित है।
यहाँ वर्ष 1889 में तेल की खोज हुई थी और 1901 में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी। 1901 में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी। डिगबोई को भारत की तेल नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो बॉम्बे हाई है, यह भारत का एक और अत्यंत प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र उत्पादक है, जहाँ 1974 में सागर सम्राट नामक प्लेटफॉर्म से तेल उत्पादन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में बरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी को तिब्बत में यरलुंग जांगबो कहा जाता है। जब यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग और असम घाटी में आने पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यही नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला और सबसे सूखा स्थान है। इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच पाती और वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके विपरीत भारत और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय का मासिनराम है। और राजस्थान का जैसलमेर उष्ण मरुस्थल है, लेकिन शुष्कता और न्यूनतम वर्षा के मामले में लेह शीर्ष पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। भारत की जनगणना के अनुसार हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ कोई अनुसूचित जनजाति यानी कि कोई भी एसटी समुदाय निवास नहीं करता, यानी यहाँ कोई जनजातीय आबादी अधिसूचित नहीं है। इसके अलावा पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में कोई एसटी समुदाय नहीं है, ये भी फैक्ट याद रखना है। भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, यानी एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है, एक लक्षद्वीप है और दूसरा है मिजोरम। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड़गांव, जो कि हरियाणा में है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुड़गांव, जो कि पुराना वर्तमान नाम इसका क्या है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ सर्दियों के मौसम में साइबेरिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना है? प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.23। ये उस समय के हिसाब से ध्यान रखना है हमें। भारत में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण बहुत कम है, जो वर्तमान में लगभग 0.06 हेक्टेयर के आसपास है। विश्व का औसत लगभग 0.6 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो 60% से कम होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी होगा, ये रामकृष्णा नहीं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस बांध का नाम प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। कृष्णा नदी पर और भी प्रमुख जो बांध है उनको ध्यान में रखिए। एक है अलमट्टी बांध, जो कि कर्नाटक में है, और एक है श्री सैलम बांध, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शेयर्ड है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर भारत के प्रमुख पुराने औद्योगिक शहरों में से एक रहा है। यह मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त यहाँ कागज, चीनी और रासायनिक उद्योग भी स्थापित थे उस समय। नेक्स्ट है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, तो देखिए ISFR रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है वो है 7,380.79, कहीं से लिखा है 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.84% है। इसके अतिरिक्त वृक्ष आवरण कितना है? तो 2,341 वर्ग किलोमीटर है। तो ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौ अयस्क से संपन्न है?
तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, वर्तमान में भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। इसके बाद है छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड का स्थान आता है। देश का आधे से अधिक लौह अयस्क अकेले उड़ीसा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा उड़ीसा वाला दो है, एक तो बिहार है और एक मध्य प्रदेश है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, क्योंकि बिहार में लौह अयस्क नहीं है। लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना है। एक होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। उड़ीसा की जो बादाम पहाड़ी है जो कि मयूरभंज जिले में है, और झारखंड की जो नुआ मुंडी खदानें हैं, ये लौह अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यह देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल का मुख्य स्रोत है, जिसका उपयोग स्टील उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कटिहार। ये बोला है निम्नलिखित में से, मतलब हमें इसे चारों में से चुनना है। अगर पूछता कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला भौगोलिक रूप से कौन है, तो इसका आंसर होगा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है, लेकिन ऑप्शन दिया है तो सिर्फ हमें कटिहार इसमें हम चुन सकते हैं। पश्चिमी जिला कौन सा है बिहार का? सबसे पश्चिमी है कैमूर। उत्तरी कौन सा है? उत्तरी है पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला है गया। ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए। सांभर झील जो दिया है, सांभर झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील है, जो कि राजस्थान में है। और सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है। बिहार की सबसे प्रसिद्ध झील कौन है? तो बेगूसराय में स्थित कांवर झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है और बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ने की थी। ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी। ये कब गठित किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, कभी कभी पूछ देता है। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली की सिफारिश की थी। इन 3 स्तर में कौन कौन शामिल था? पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। विकल्प डी में जो दिया गया है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आया था। इसने द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी। बलवंत राय ने 3। नेक्स्ट है, भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारी उद्योगों की स्थापना करना और जो पूंजी सघन थे। तो भारत की द्विपंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली थी, इसमें प्रसिद्ध सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के मॉडल पर यह आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश का तीव्र औद्योगिकरण करना था, जिसके तहत भारी और बुनियादी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया था। इस योजना के दौरान ही भारत ने 3 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र स्थापित किए थे। पहला था भिलाई, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक था राउरकेला, ये था जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था इसको। और इसके बाद है दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी और दुर्गापुर ब्रिटेन। नेक्स्ट है, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, हमारा पहला दिया है 1955। तो 1955 में स्थापना हुआ था भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन
3। प्रारंभ में यह एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान था जो बाद में निजी बैंक बना था। उसके बाद है 1964, तो ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इस समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए ये स्थापित किया गया था। उसके बाद है 1982, तो भारतीय निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो ये 1982 में स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा 1। ये विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष बैंक है। उसके बाद है 1987, तो ये है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ये बीमार और घाटे में चल रहे उद्योगों के लिए पुनरुद्धार करने के लिए स्थापित किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला दिया है ओपन जनरल लाइसेंस, तो ओपन जनरल लाइसेंस किससे संबंधित है? तो ये है विदेशी व्यापार से संबंधित। ये आयात निर्यात नीतियों को सरल बनाने और व्यापार उदारता के लिए प्रयुक्त लाइसेंस है। उसके बाद है ट्राइसेम, तो ट्राइसेम किससे संबंधित है? ये है रोजगार से संबंधित। ट्राइसेम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। उसके बाद है थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स, तो ये संबंधित है मुद्रास्फीति से। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये भारत में थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव यानी कि महंगाई मापने का ये एक पैमाना है। उसके बाद है नकदी रिजर्व अनुपात, यानी ये रिलेटेड है ऋण नियंत्रण से, तो कैश रिजर्व रेशियो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नगद रखना होता है, जिससे बाजार में तरलता नियंत्रित होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय को। भारत सरकार के सभी खर्चों को नियंत्रित करने, बजट तैयार करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? ये 2011 से 12 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये पेश किया गया था। ये है क्या? तो जब हम राजस्व घाटे में से राज्यों को दी जाने वाली ऐसी सहायता अनुदान को घटा देते हैं जिसका उपयोग पूंजीगत संपत्तियों जैसे कि स्कूल, अस्पताल या सड़क निर्माण के विकास के लिए किया जाता है, तो हम उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो ये है राजस्व व्यय का आइटम है। यह राजस्व का वह खर्च है जिससे न तो किसी नई संपत्ति का निर्माण होता है, न ही सरकार की देनदारियों की कोई कमी रह जाती है। तो ये रोज़मर्रा के कामकाज के लिए यूज होता है, इसको हम बोलते हैं राजस्व व्यय। नेक्स्ट है HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? तो 2014 के अनुसार था इसका 135। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो दिए गए सूचकांक में से केवल जो CPI UNME यानी कि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये वाला ऑप्शन 4, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। हालांकि अब इसे व्यापक CPI अर्बन में समाहित कर दिया गया है। बाकी के जो 3 सूचकांक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। CSO को पूछा था, ये इसका होगा, बाकी ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 से 72 मिलियन टन। नेक्स्ट है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कपड़े के निर्यात से। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म मुद्रा, हॉट मनी। यह वह विदेशी पूंजी या मुद्रा होती है जो वित्तीय बाजारों में बहुत कम समय के लिए उच्च ब्याज दरों या अल्पकालिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आती है। जैसे ही किसी दूसरे देश में ज़्यादा फायदा दिखता है या बाजार में अनिश्चितता आती है, यह मुद्रा बहुत तेज़ी से देश से बाहर भाग जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? जो नहीं है हमें वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन
ये 2007 से 8 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था देश में 3 प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था, वो था चावल, गेहूं और दाल। इसमें शुरुआत में तिलहन शामिल नहीं था, लेकिन आगे चलकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें मोटे अनाज जैसे कि जूट, कपास और गन्ना को भी जोड़ा गया था। तिलहन के लिए एक अलग मिशन बना था। तिलहन और ऑयल पाम के लिए सरकार ने अलग से राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन, नेशनल मिशन ऑयल पाम और तिलहन के लिए ये चलाया था। नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। दीर्घ ट्रेजरी बिल, तो इसका आंसर क्या होगा? ये दीर्घ नहीं होगा, तदर्थ, एडहॉक ट्रेजरी बिल। तदर्थ ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया था। तो ये 31 मार्च 1997 को ही ये समाप्त कर दिया गया था। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीमा क्षेत्र से ये संबंधित है। मल्होत्रा समिति RBI के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में वर्ष 1993 में गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1994 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बीमा क्षेत्रों में सुधार और निजी कंपनियों के प्रवेश की सिफारिश की गई थी। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1994 से 95 में। भारत में सेवा कर पहली बार वित्त वर्ष 1994 से 95 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया था। शुरुआत में यह केवल 3 सेवाओं पर लागू था, टेलीफोन और जनरल इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकर। इसकी प्रारंभिक दर थी मात्र 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। इसका मतलब है कि देश के नागरिकों या विदेशियों को भारतीय रुपए को किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मुद्रा जैसे कि डॉलर, पाउंड या यूरो में और विदेशी मुद्रा को रुपए में बिना किसी सरकारी नियंत्रण या बाधा के बाजार दरों पर बदलने की आज़ादी होना ही रुपए की परिवर्तनीयता कहलाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो देखिए, निगम कर, उसके बाद दिया है निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर और उसके बाद कस्टम्स एंड संघ उत्पादन शुल्क। तो सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये प्रश्न 2014-15 के आसपास का पूछा गया है। तो उस समय के बजट आंकड़ों के अनुसार निगम कर शीर्ष पर था, यानी कि ये पहले था। उसके बाद निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, ये दूसरे नंबर पे था। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे था वो था संघ उत्पादन शुल्क और चौथा था कस्टम्स। नेक्स्ट है, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972 से 73 और 1976 से 77। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ISL FTA भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता। इन सब के बारे में क्या पूछा है? बोला है उपयुक्त समझौतों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी पहले कौन हुआ है हमें ये देखना है। तो देखिए, इसमें पहले कौन हुआ है? पहले हुआ है साप्टा, ये पहले नंबर पे आएगा। कब हुआ है? ये 1993 में हस्ताक्षर हुआ और 1995 में लागू हुआ था। तो साप्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क प्रिफरेंशियल, S से सार्क, P से प्रिफरेंशियल, T से ट्रेडिंग और A से अरेंजमेंट। तो दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ISL FTA, यानी भारत श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता। ये 1998 में हस्ताक्षर हुआ और 2000 में लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है साफ्टा तीसरे नंबर पे, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो ये हुआ था 2004 में हस्ताक्षर हुआ था इस पर और 2006 से लागू हुआ था। और चौथे नंबर पे आता है सेका, यानी भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। ये हुआ था 2005 में हस्ताक्षर हुआ था और 2005 में ही लागू भी हो गया था। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा? हमारा क्रम होगा 4, 1, 2 एंड 3।
4123 ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 से 2003 के बीच ऐसा हुआ था। वित्तीय वर्ष 2002 से 3 में भारत को पिछले 2 दशकों के सबसे भीषण सूखे का सामना करना पड़ा था और मानसून बेहद खराब होने के कारण देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट आई थी, जिसके कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर गिरकर लगभग -7.2% हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्षा बीमा योजना और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा बीमा को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा ही डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। यह एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी। उसके बाद दूसरा है, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो ये गलत है। यह योजना 2007 में नहीं बल्कि 2004 के खरीफ सीजन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में प्रायोगिक तौर पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। तो ये गलत है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है। इसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है यहाँ। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो जाएगा। ये अल्पकालिक बोला है। उसके बाद है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहक या बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखनी होती है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। न तो एक न तो दो, कौन से गलत है बोला है? तो दोनों गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो CRR SLR को कम करना ये भी शामिल है, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का नियमन। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि आधारित उद्योग। तो भारत निर्माण कार्यक्रम इसे केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 6 मुख्य स्तंभ शामिल किए गए थे। पहला था ग्रामीण आवास, दूसरा ग्रामीण सिंचाई, तीसरा ग्रामीण पेयजल, चौथा ग्रामीण विद्युतीकरण, पांचवा ग्रामीण सड़कें और छठा था ग्रामीण टेलीफोनी। लेकिन कृषि आधारित उद्योग इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 42 रुपये था। तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन, तो ये सही है। नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन, तो ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन, ये गलत है। यह जो आंकड़ा है यह तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर आधारित था, जिसे योजना आयोग ने स्वीकार किया था। इसके तहत वर्ष 2011 से 12 के मूल्यों के आधार पर गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के रूप में तय किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति महीना यानी कि लगभग 26 रुपये प्रतिदिन होगा, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति महीना यानी कि लगभग 32 रुपये प्रतिदिन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, पहला EAS। तो EAS क्या है? तो ये एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है, रोजगार आश्वासन योजना। ये आया था 1993 में। उसके बाद है ट्राइसेम। अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन में देखा था हमने, इसका फुल फॉर्म था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना। ये 1979 में आया था। उसके बाद JRY, तो ये जवाहर रोजगार योजना, ये 1989 में आया था। ये NREP और RLEGP को मिलाकर बना था। ये जो RLEGP है इसको इसमें मिला दिया गया था NREP को। तो ये क्या है? ये है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये था 1983 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, 2, 4, 3 और 1।
नेक्स्ट है स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तंभ क यहाँ पे है और ये ख। राष्ट्रीय कृषि नीति, तो यह वर्ष 2000 में घोषित की गई थी। इसे भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति भी कहा जाता है, जिसका लक्ष्य था 4% से अधिक विकास दर हासिल करना। तो हमारा आंसर इसका होगा क्या, हो जाएगा ऑप्शन 3। समुद्रीय मत्स्य नीति, तो यह 2004 में आई थी, ऑप्शन 1। नवीन विदेशी व्यापार नीति, ये विकल्प मेरे ख्याल से 2014 में आया था, तो ये होगा ऑप्शन 4। और 7वां वित्तीय आयोग, इसका गठन 1978 में JM सेतलम की अध्यक्षता में किया गया था, ये हो गया ऑप्शन 2। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन B करम शाह ने और टीपू मीर ने। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह ने उत्तरी बंगाल के मेमनसिंह जिले में की थी। यह विद्रोह पूरी तरीके से धार्मिक न होकर मुख्य रूप से जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। नेक्स्ट है फराजी कौन थे, तो ये हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन इसी से संबंधित है। इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्ला द्वारा 1818 में पूर्वी बंगाल में की गई थी। इस आंदोलन के अनुयायियों को फराजी कहा जाता था। यह मूल रूप से एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने इस्लाम में आई कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया था। बाद में शरीयतुल्ला के बेटे दुदू मियाँ ने इनके नेतृत्व में यह आंदोलन क्रांतिकारी जमींदारी विरोधी और अंग्रेज विरोधी आंदोलन में बदल गया था। इसके बाद इसमें एक और फैक्ट याद रख सकते हैं कि दुदू मियाँ ने नारा दिया था कि सारे देश की भूमि अल्लाह की है, इसलिए इस पर कर लगाने या लगान वसूलने का जमींदार को कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। यह विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के इलाके में रहने वाली रामोसी जनजाति द्वारा किया गया था। वर्ष 1822 में उनके नेता चित्तूर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की क्रूर भू राजस्व नीति और अकाल के खिलाफ यह विद्रोह भड़का था। उन्होंने सतारा के आसपास के किले को लूट लिया था और बाद में 1825-26 में उमाजी नाइक ने भी इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 में गुजरात के बड़ौदा जिले में यह विद्रोह हुआ था। बड़ौदा के जो गायकवाड़ शासकों ने अंग्रेजी सेना की मदद से ओखा मंडल के बघेरा सरदारों पर भारी कर लगा दिए थे। इसके विरोध में बघेरा सरदारों ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजी शासन पर धावा बोल दिया था। 1820 के आते आते इस विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878 और 1908 में पारित किए गए थे। 1835 में क्या आया था, तो चार्ल्स मेटकाफ का प्रेस एक्ट आया था। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अधिनियम भी कहते हैं क्योंकि इसने प्रतिबंध हटाए थे लेकिन पंजीकरण अनिवार्य किया था। उसके बाद 1867 में पंजीकरण अधिनियम रेगुलेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एक्ट आया था। इसमें हर किताब और अखबार पर मुद्रक या प्रकाशक का नाम छापना अनिवार्य किया गया था। उसके बाद था 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये था लॉर्ड लिप्टन द्वारा लाया गया था और यह सबसे कुख्यात कानून था जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के अखबारों जैसे कि सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाना था। उसके बाद था 1908 ये समाचार पत्र अधिनियम यानी न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट। यह आया था क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दबाने के लिए, जिसके तहत सरकार किसी भी प्रेस की संपत्ति जब्त कर सकती थी। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 20वीं सदी के शुरुआत में विशेष करके 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल। इनके बीच मतभेद के तीन मुख्य कारण थे। रणनीतियों के आधार पर अगर हम देखें तो नरम दल संवैधानिक दायरे में रहकर प्रार्थना पत्रों और याचिकाओं में विश्वास करता था, जबकि गरम दल स्वदेशी और बहिष्कार का रास्ता अपनाना चाहता था। दूसरा था उद्देश्यों पर, यानी नरम दल ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक स्वराज चाहता था जबकि गरम दल पूर्ण स्वराज का पक्षधर था। भागीदारी के आधार पर तो गरम दल आंदोलन को आम जनता, मजदूरों और छात्रों तक ले जाना चाहता था, जबकि नरम दल इसे केवल बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित रखना चाहता था। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, उद्देश्यों पर और उसकी भागीदारी पर, ये तीनों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड।
लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। यह प्रसिद्ध लेख श्रृंखला अरविंद घोष द्वारा इंदु प्रकाश नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। इन लेखों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस जो कि नरमपंथी नेतृत्व वाले थे, उनकी भिक्षावृत्ति जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ पिटीशन, और मध्यम वर्गीय राजनीति को कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आम गरीब जनता यानी सर्वहारा वर्ग से पूरी तरीके से कटी हुई है और यह क्षय रोग से मरने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की डैश अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसकी विषय था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट की मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्था, और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? यह आया था 1928 में, जब ब्रिटिश भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को एक सर्वसम्मत संविधान बनाने की चुनौती दी, तो कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस कमेटी का मुख्य विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं का मसौदा तैयार करना था। इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट और मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रन और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। ये चारों विदेशी लेखक और विचारक थे जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत किताबें या लेख लिखते थे। कैथरीन मायो, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1927 में। किताब का नाम क्या था? मदर इंडिया। ये एक कुख्यात किताब थी जिसमें भारतीय समाज की बहुत ही नकारात्मक छवि पेश की गई थी। गांधी जी ने इस किताब को नाली के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट कहा था। उसके बाद है विलियम डिग्बी, इन्होंने प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया 1901 लिखकर भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया था। उसके बाद है चार्ल्स एंड्रयूज, ये दीनबंधु CF एंड्रयूज इनका पूरा नाम था। यह महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी गई थी और उन्होंने ब्रिटिश क्रूरता के खिलाफ भारतीयों का मुखर समर्थन किया था। दीनबंधु उपाधि किसने दी थी? तो CF एंड्रयूज को उनकी समाज सेवा और भारतीयों के प्रति प्रेम के कारण दीनबंधु मतलब गरीबों के भाई की उपाधि दी गई थी। यह स्वयं महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं, सॉरी, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। कब लिखा है? तो वर्ष 1921 में। ये कहाँ के थे? तो ये पटना के शायर थे। इसमें ध्यान देना है कि इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अमर नारा और क्रांतिकारी गीत बनाने का श्रेय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को ही जाता है। इन्होंने काकोरी कांड के बाद जेल में और फांसी के फंदे पर चढ़ते समय इसे गाया था। तो विकल्प में जो बिस्मिल नाम है, ये राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी दोनों के संदर्भ में फिट बैठता है, तो आप टिक कर सकते थे इसे। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना हजरत मोहानी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी मौलाना हजरत मोहानी ने पहली बार प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल स्वराज नहीं बल्कि ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। हालांकि उस समय गांधी जी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, इसलिए यह पारित नहीं हो सका था। नेक्स्ट है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानना हमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 और 1925। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इसकी नींव MN रॉय ने 1920 में ताशकंद में रखी थी, लेकिन भारत की धरती पर औपचारिक रूप से दिसंबर 1925 में कानपुर में आयोजित एक सम्मेलन में सत्यभक्त और अन्य नेताओं द्वारा CPI की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पे बोल रहा है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अगर बोलता अखिल भारतीय किसान सभा तो होता 1935 के दशक में, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल में 1936 में लखनऊ में हुआ था। लेकिन ये कह रहा है कि भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग
अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन। तो ये हुआ था, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में किया था, उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। तो ये किसानों और मजदूरों के संघर्ष को और व्यापक रूप से देते हुए भूमि, जलमार्ग और बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी ताकि शोषित वर्ग को उनका हक मिल सके। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर का ऑप्शन है 1885। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था। उस समय जो अस्थायी बंदोबस्त था, इसके कारण जमींदारी किसानों का बेरहमी से शोषण कर रहे थे और उन्हें कभी भी ज़मीन से बेदखल करते थे। तो इस असंतोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1885 में यह कानून बनाया, जिसने काश्तकारों किराएदारों को भूमि पर कुछ अस्थायी अधिकार दिया और जमींदारों द्वारा मनमाने ढंग से लगान बढ़ाने पर रोक लगाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा। लंदन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आए थे। पहला हुआ था कब? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में। दूसरा हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। इसमें कांग्रेस की तरफ से केवल महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और तीसरा था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। कांग्रेस ने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया था। इसके साथ ये याद रखना है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में 2 नेता ऐसे थे जिन्होंने भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए होगा। लोगों का मानना था कि गांधी जी के पास कोई दैवीय या चमत्कारी शक्ति है जिससे वे अंग्रेजों के दमन चक्र को रोक देंगे और देश में राम राज्य यानी कि न्याय का शासन की स्थापना करेंगे। इसी अटूट विश्वास के कारण बिहार की जनता ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये तो गुजरात के थे। स्वामी विद्यानंद ने 1919 से 20 के दौरान बिहार के उत्तरी भाग में, विशेष करके दरभंगा राज्य में जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों के बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे। 1929 में क्या किया था उन्होंने? बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा। और 1936 में भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य रूप से संबंध गुजरात के किसान आंदोलन जैसे कि 1928 का बारदोली सत्याग्रह इत्यादि से था। इनका संबंध बिहार से नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 का असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छपरा। राहुल सांकृत्यायन जिन्हें हिंदी साहित्य का महापंडित और घुमक्कड़ शास्त्र का जनक कहा जाता है, इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। ये 1920 से 21 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा यानी जो कि सारण जिला में है, इस क्षेत्र में बेहद सक्रिय थे। अंग्रेजों के खिलाफ बाढ़ जैसी स्थिति में राहत कार्य करने और प्रतिबंधात्मक भाषण देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने की जेल की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महारावों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की थी। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे 6 नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनिश। चंपारण के स्थानीय पत्रकार और लेखक पीर मोहम्मद मुनिश ने प्रताप और अन्य अखबारों में दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे गुप्त नामों से मर्मस्पर्शी लेख लिखा था। इन लेखों में उन्होंने गोरे नीलहे साहबों, यूरोपीय बगान मालिकों को गरीब किसानों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों और तिनकठिया प्रथा के दर्द को पूरी तरीके से दुनिया के सामने उजागर कर दिया था। पीर मोहम्मद मुनिश के इन लेखों ने ही राजकुमार शुक्ल और गणेश शंकर विद्यार्थियों को प्रभावित किया था, जिसके बाद राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिया था। नेक्स्ट है,
माना कि एक फंक्शन है डिफाइन है जो रियल नंबर से वास्तविक संख्या पर परिभाषित होता है। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तब एफ ऑफ F5 का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमें मिलेगा F5। तो ये क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 गुने 5 प्लस 2, ये किसके बराबर होगा 25 माइनस 15 प्लस 2 यानी कि 12 के बराबर होगा। यानी F5 मिल गया हमें 12, यहाँ पे 12। इसको अब क्या लिख सकते हैं हटा करके, इसको लिख सकते हैं F12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे F12 का मान निकालेंगे। तो F12 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पे 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 12 प्लस 2, तो 12 12 144 माइनस 36 प्लस 2, तो 146 में से 36 जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि 2nc3 भागा nc2 बराबर 12:1 है तब n का मान क्या होगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, NCR का जो फार्मूला होता है वो याद रखना है कि n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2nc3 निकालेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3। उसी तरह हम निकालेंगे nc2 तो ये होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। अब हम क्या करेंगे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n बटे में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 बटे में फैक्टोरियल n, यहाँ पे इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 बराबर दिया है हमें 12/1। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 और इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 बटे में क्या है फैक्टोरियल 3 है फैक्टोरियल 2n माइनस 3 है, ये इससे इसे कट जाएगा तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बटे में फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर बटे में आइए इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 बटे में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1 बटे में फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं 12/1। अब देखिए इस n से इस n को कटा देंगे, ये जो 2n माइनस 2 है 2n माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये n माइनस 1 से इसको कटाएंगे तो क्या बचना चाहिए यहाँ पे 2 इसके हिसाब से। ठीक है, तो हमारा ऊपर जो 2 है इसको 2 से 2 कटा दीजिए तो ऊपर अब हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचा है 2n माइनस 1 बटे में 3 और इंटू ये वाला जो 2 है ऊपर चला जाएगा नीचे बचेगा कुछ 1 बराबर 12 और यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये 2 है तो 2 2 4 4 3 12 हो जाएगा। तो 2n माइनस 1 बराबर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 2n इज इक्वल टू 10 तो n इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, हमें n का मान पूछा था। नेक्स्ट है 7 7 7 7 का प्रसरण क्या होगा। प्रसरण को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस। तो देखिए प्रसरण क्या है, तो यह दर्शाता है कि दिए गए आंकड़े अपने माध्य से कितने फैले या बिखरे हुए हैं। तो जब हम इस पांचों संख्या का माध्य निकालेंगे तो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 बटे में कितनी संख्या है 5 संख्याएँ हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 बटे में 5 तो 7, यानी कि हमारा जो माध्य है वो क्या है 7 है। माध्य क्या है हमारा 7 है। अब हम क्या करेंगे इन सभी संख्याओं में से इसका हम डेविएशन निकालेंगे तो हमारा डेविएशन क्या होगा 7 माइनस 7 0, बाकी पांचों संख्याओं का 7 माइनस 7 क्या होगा 0। तो चूंकि प्रत्येक संख्या माध्य के बिल्कुल बराबर है इसलिए माध्य से उनका विचलन क्या है 0 होगा। तो जब कोई बिखराव ही नहीं है तो प्रसरण हमेशा क्या होगा 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है log 2 का मान दिया है, हमें log 5 का मान निकालना है। तो log 5 बराबर क्या लिख सकते हैं log 10/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर ये क्या हो गया फार्मूला log a/b बराबर होता है log a माइनस log b। तो हम लिखेंगे log 10 माइनस log 2। log 10 का मान क्या होता है 1 होता है और log 2 का मान हमें दिया है 0.2
0.30103। तो जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.69897। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण 2x + 10 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। तो 2x + 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दिया है, तो 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू -10 हो जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है श्रेणी दिया है 1/2, 5/6, 7/6 है। क्या है इसमें से समांतर श्रेणी, गुणोत्तर, हरात्मक या चरघांती, मतलब AP, GP, HP इनमें से ये क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकाल के इसमें से देखते हैं क्या सेम आ रहा है क्या, इसको टेस्ट करने के लिए। तो 5/6 में से 1/2 को घटाएंगे तो ये होगा 6, 5, 3, तो ये हो गया 2/6 यानी कि 1/3 आया है। अब क्या करते हैं 7/6 में से 5/6 को घटा के देखते हैं। 7/6 में से 5/6 घटाएंगे तो ये होगा 2/6 यानी कि 1/3। तो चूँकि पदों के बीच का अंतर क्या है, बराबर है, यानी कि सार्वंतर समान है, तो ये क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक त्रिभुज के शीर्ष 1, 6, 3, 0, -3, -7 है, तो उसका वर्ग इकाई में क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका ट्रिक जो मैंने बताया था 1/2, ये हो गया 1, 6, 3, 0, -3, -7, फिर 1, 6, जिसे शुरू किया है उसी से ख़त्म करेंगे। इसको लिखेंगे 1/2, ये मॉड्यूलस लगा देंगे। मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं ताकि धनात्मक संख्या बाहर आए। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 और ये लिखेंगे 1 × 0 -6 × 3, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 3 × -7 -0 × -3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे -3 × 6 और बीच में माइनस और लिखेंगे -7 × 1। ठीक है, समझने के लिए आप ब्रैकेट में इसको कर सकते हैं, 2 का जो पेयर लिया है हमने ऐसे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 1/2, ये मॉड्यूलस है, ये 1 × 0 0 -18, फिर 3 -7 -21 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, फिर ये -18 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। तो इसको जोड़िए 18, 18, 36, 36, 21, 57, 57 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, -50 होगा। तो ये होगा 50/2 यानी कि 25। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2 रेखा दी गई है, इनके बीच का कोण क्या होगा। तो इसके बीच का कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली रेखा का स्लोप निकालेंगे। मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप यानी कि ढाल क्या है, m2 है। तो m1 का ढाल कैसे लिखते हैं, -x का कोफिशिएंट बट्टे में y, तो -x क्या होगा, -3 बट्टे में y क्या होगा, y का कोफिशिएंट है 1, तो m1 मिल गया हमें यहाँ से -3। उसी तरह हम लिखेंगे m2, तो m2 बराबर क्या होगा, x का कोफिशिएंट तो -1, इसका x का कोफिशिएंट 1 है तो -1 -x/y हम लिखेंगे। फार्मूला होता है क्या, -x/y, हमने लिखा -1 बट्टे में क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो m2 हमें क्या मिल गया, -1/2। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है मॉड्यूलस m1 - m2 बट्टे में 1 + m1 × m2। अब फार्मूला में हम रख देते हैं, m1 क्या है, -3 है, -1/2 है m2 बट्टे में 1 + -3 × -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा -3 + 1/2, नीचे होगा 1 + 3/2, ऊपर देखिए -6 + 5 1 बट्टे में 2 और नीचे होगा 2 + 3 बट्टे में 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, -5 होगा, नीचे 5 होगा, तो ये हो जाएगा -1। मॉडुलस से बाहर आता है तो हमेशा धनात्मक संख्या बन जाता है, तो ये हो गया 1, यानी tan थीटा हमें क्या मिला है, 1। तो tan थीटा 1 कहाँ होता है, थीटा = 45 डिग्री पे tan थीटा का मान 1 होता है, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है यदि tan 60 डिग्री बराबर √3 है तो sec 60 का मान क्या होगा। 60 डिग्री का मान √3 दिया है तो sec 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2। ऑप्शन हो गया हमारा सी। अगर आप इसी से निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इसी से निकालना है आपको, tan 60 बराबर √3, तो इसको लिख सकते हैं 1, ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस लंब बटे आधार। यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण, कर्ण होता है p² + b², ये हो जाएगा
3 + 1 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, कोसेक 60 बराबर क्या होगा, ये होगा कर्ण बटे आधार, तो h/b, h 2 है, b क्या है 1 है, तो ये 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है, इसके व्यासों के समीकरण दिया है इतना और इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है 154, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², 154 के बराबर दिया है, तो ये हो गया 22/7, r² बराबर 154, 22 7 क्या होता है 154, तो हमें यहाँ से r² बराबर क्या होगा 7 का स्क्वायर, तो r बराबर हमें मिल गया 7। अब देखिए व्यास का समीकरण हमें दिया है, तो हमें वृत्त का त्रिज्या निकालना है, और त्रिज्या हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7 इकाई, तो इस व्यास के समीकरण का कोई हमें फ़ायदा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या बी। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकली यानी ड्राइड फ्लावर बड। लौंग सदाबहार पेड़ सिक्जियम एरोमेटिकम की सूखी हुई अनखिली पुष्पकली होती है, इसकी सुगंध इसमें पाए जाने वाले एक विशेष वाष्पशील तेल के कारण होती है। लौंग के तेल में मुख्य रूप से यूजेनॉल नामक एक रासायनिक यौगिक पाया जाता है, यूजेनॉल। इसी के कारण इसमें एंटीसेप्टिक और दांत के दर्द को दूर करने वाले गुण भी होते हैं। नेक्स्ट है, ओंकोजीन संबंधित है किससे, तो ये कर्क रोग से संबंधित है, कर्क रोग का मतलब कैंसर से संबंधित है। तो ओंकोजीन एक ऐसा उत्परिवर्तित जीन है जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर या कर्क रोग कोशिकाओं में बदलने की क्षमता रखता है। सामान्य अवस्था में इन्हें प्रोटो ओंकोजीन कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन गड़बड़ी होने पर यह अनियंत्रित ट्यूमर बनाने लगते हैं। और यहीं से ओंकोलॉजी एक शब्द आया है। ओंकोलॉजी वो है जहाँ पे चिकित्सा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कैंसर के लक्षण, कारण और उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटासियम। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार ये हमारा पोटासियम ही सबसे ऊपर आता है, यह सबसे अधिक क्रियाशील है। इसका जो घटता क्रम है वो है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद होगा आयरन, इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थर कोरनबर्ग। वैज्ञानिक थे ये, 1956 में परख नली में पहली बार डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया था। इसके लिए उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1959 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम, जिसका कोड नाम था फैट मैन, इसमें विस्फोटक के रूप में प्लूटोनियम 239 Pu-239 का उपयोग किया गया था। ये कब गिराया गया था नागासाकी में, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। उसके पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम था फैट मैन और इसके नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, तो लिटिल बॉय जो था इसमें यूरेनियम यूज किया गया था, यूरेनियम 235, और फैट मैन में यूज हुआ था प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, वे कौन थे, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, इनका पूरा नाम था निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने 1543 में अपनी पुस्तक में हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस से पहले अरस्तु और टॉलेमी का जियोसेंट्रिक सिद्धांत माना जाता था, जिसके अनुसार पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें क्या है, तो ये आवेशित कण है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलने वाले अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कण होते हैं। इसमें लगभग 90% प्रोटॉन और 9% अल्फा कण और 1% भारी नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि ये कणों से बनी है, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जैसे कि एक्सरे या गामा रे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन।
नेक्स्ट है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता था, उसका उपचार भी करता है। इसका आंसर है सी, आयनिक विकिरण यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो ये कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो कुल शारीरिक वजन का लगभग 7 से 8% भाग होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा थोड़ी कम होती है, ये होता है लगभग 4.5 से 5 लीटर महिलाओं में। नेक्स्ट है, टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसके, तो ये जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं, वाटर बोर्न डिजीज। तो टाइफाइड और कॉलेरा यानी कि हैजा इसको बोलते हैं, ये दोनों बीमारियां मुख्य रूप से दूषित पानी और दूषित भोजन के सेवन से फैलती है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफाई नामक जीवाणु से होता है, नाम है साल्मोनेला टाइफी, इससे होता है टाइफाइड, ये एक जीवाणु है। और कॉलरा यानी कि हैजा जो होता है ये होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से ये होता है हैजा। नेक्स्ट है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस फॉर्म में, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, शरीर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बचे हुए अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में अपने द्वारा बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी की मदद से पहली बार जीवित कोशिका यानी जीवाणु को देखा था। उन्होंने इसे एनिमल ल्यूक्स नाम दिया था, इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता था। फिर बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, तो जीवाणु को बैक्टीरिया नाम 1828 में एहरनबर्ग ने दिया था, एहरेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। किसी जीव के डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम बोलते हैं कीट संवर्धन। उसके साथ है, जंतुओं के अध्ययन करने वालों को जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, मछलियों के अध्ययन करने वाले को बोलते हैं पिसिकल्चर, मछली पालन से संबंधित है ये। और जो विकल्प सी है इसको बोलते हैं इच्थियोलॉजी। पिसिकल्चर और इच्थियोलॉजी दोनों अलग है, अध्ययन को बोलते हैं इच्थियोलॉजी और पालन करने को, मछली पालन को बोलते हैं पिसिकल्चर। ठीक है। कीटों को मारने का विज्ञान ये हो जाएगा पेस्ट कंट्रोल। और इसका जब अध्ययन का पूछ दे, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका है, जिसका आकार लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसका आकार बदलता रहता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। दुनिया का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में एक प्रसिद्ध सर्जन थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इनके द्वारा ये किया गया था। उन्होंने 53 वर्षीय लुई वास्कांस्की नामक मरीज के शरीर में एक मृत महिला का हृदय प्रत्यारोपित किया था। भारत में कब हुआ था, तो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था 3 अगस्त 1994 को अखिल भारतीय पुनर्आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में डॉक्टर पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में ये किया गया था। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1200 सीसी होता है। ये मानव शरीर में दोनों गुर्दे जो हैं मिलकर प्रति मिनट लगभग 1200 मिलीमीटर या 1200 सीसी रक्त को छानने के लिए प्राप्त करते हैं। यह मात्रा हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किए जाने वाले कुल रक्त का लगभग 20 से 25% भाग होती है। पूरे दिन में गुर्दे लगभग 1700 से 1800 लीटर रक्त को फिल्टर करते हैं।
नेक्स्ट है पादप कली है, तो ये क्या है, यह एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में एक पादप कली जो है मूल रूप से एक अपरिपक्व या भ्रूणीय टहनी होती है। यह तने या पत्ती के अक्ष पर कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह होती है जिसमें आगे चलकर विभाजन होता है और यह नई शाखा, पत्ती या फूल के रूप में विकसित हो जाती है। इसके साथ आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि कलियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कायिक कली जिससे टहनी और पत्तियाँ बनती है, और एक होता है पुष्पीय कली जिससे फूल बनते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से ब्यूटेन यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है CH4H10, इस गैस का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन एक अत्यधिक ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रवित होने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है। उच्च दबाव पर इसे तरल रूप में लाइटर के छोटे से कंटेनर में भरा जाता है जो वाल्व खुलते ही गैस में बदल जाती है और चिंगारी मिलते ही जल उठती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।